लोगों ने लास्ट यहाँ तक कर लिया था कि जीएसटी होता क्या है, उसके हम लोगों ने करे थे डिस्कस। ये फ्रेमवर्क ऑफ द जीएसटी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसके बाद हम लोग को अब ये देखना था थोड़ा सा एग्जांपल, मतलब कि इंटरस्टेट सप्लाई, अगर कभी कोई इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है उस केस में जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे कि उन्होंने बोला है, इन केस ऑफ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द सप्लायर वुड चार्ज ड्यूअल जीएसटी। मतलब अगर आप इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, अगर विद इन स्टेट सामान कोई बेचोगे तो उसके ऊपर जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी चार्ज होगा, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी, ठीक है ना, उसके स्पेसिफाइड रेट के अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए मैंने कोई गुड्स बेचा 10,000 रुपए का, तो उसपे मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी। मतलब उस प्रोडक्ट पे अगर 18% जीएसटी लग रहा होगा तो 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी लगाऊंगा, 900 रुपए चार्ज करूंगा। उसके बाद टोटल अमाउंट से बोलूंगा मेरे को 11,800 रुपए दे दे, तो टोटल प्राइस जो मैं चार्ज करूंगा 11,800 रुपए का चार्ज करूंगा। ये मैंने ए ने बी को बेचा। फिर जब बी सी को बेचेगा तो वो क्या करेगा, वो बी टू सी को बेचेगा तो वो अपना 20% का मार्जिन जोड़ेगा। भाई देखो, मैंने ए ने बी को बेचा तो 10,000 का ये था, जीएसटी ये था, तो इस जीएसटी वाले अमाउंट को तो कंसीडर नहीं करेगा अपनी कॉस्ट का। वो बोलेगा कि 10,000 रुपए का मुझे पड़ा था, 20% उसमें जोड़ेगा तो 12,000 रुपए की उसकी कीमत कर देगा, और सामने वाले मतलब सी से वो चार्ज कर लेगा। कितना कितना चार्ज करेगा, 9% ये, 9% ये। तो ये इसने भी चार्ज कर लिया, और इसको जो सी ने से पैसे दिए वो दिए 14,160 रुपए। तो बी जो होगा वो 12,000 रुपए अपने जिम में रख लेगा, और ये जो टैक्स होगा इस गवर्नमेंट को जमा करने की जिम्मेदारी होगी। लेकिन बी ने पीछे टैक्स दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 900 रुपए टैक्स दे रखा है, तो इसको वो रिड्यूस करेगा। जीएसटी सीजीएसटी पेबल निकालेगा कि सीजीएसटी आखिर उसे पे कितना करना है, बी की गवर्नमेंट को जमा करने की लायबिलिटी निकालेगा अपनी। तो उसने 1,080 रुपए उसने लिए हैं, तो उसे वो पे करने थे, लेकिन उसे पीछे 900 रुपए दे रखे थे, तो 900 रुपए का क्रेडिट ले लिया, तो उसे पेमेंट करना होगा 180 रुपए सीजीएसटी। ऐसी स्टेट का भी कि 1,080 रुपए स्टेट का था, एसजीएसटी उसने क्लाइंट से लिए है अभी, लेकिन उसने पीछे 900 रुपए दे रखे थे, तो उसका क्रेडिट ले लेगा तो 180 रुपए। तो 180 रुपए सीजीएसटी और 180 रुपए एसजीएसटी, ये ऐसे पे करेगा। तो इस तरीके से उसकी लायबिलिटी जनरेट होगी। इस तरीके से 900 रुपए वो यहाँ पे इन्होंने बोला गया। इसका मतलब है, देखो अब हम गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू की बात करें कि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कितना गया, कैसे कितना कितना गया। तो देखो, जब ए ने बी को सामान बेचा था तो ए ने बी से चार्ज करा था 900 रुपए, तो उसने 900 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिया होगा, 900 रुपए सीजीएसटी, 900 रुपए एसजीएसटी, तो ये तो रेवेन्यू हो गया। फिर जब बी ने सी को बेचा तो जो वैल्यू ऐड करी थी बी ने अपने ऊपर, अपने वैल्यू में, तो उसके ऊपर जो जीएसटी आया वो 180 रुपए आया था, जो अभी निकाला हमने 180 रुपए ये। तो टोटल गवर्नमेंट के ऊपर जो टैक्स गया वो 1,080 रुपए सीजीएसटी गया, 1,080 रुपए इस ट्रांजेक्शन में एसजीएसटी गया। इसमें कोई दिक्कत है? गवर्नमेंट की रेवेन्यू इस तरीके से डिसाइड होती है। अगर हम बात करें इंटरस्टेट, मतलब स्टेट के बाहर अगर सामान बेचेंगे, तो स्टेट के बाहर अगर सामान बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी, ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी। जैसे कि इसमें बोला गया, स्टेट एक्स एक बंदा है, उसने वो एक स्टेट में रहता है, ए एक बंदा है, उसी स्टेट में वो बंदा रहता है, स्टेट वन में। अगर वो स्टेट वन से स्टेट वन को ही बेच रहा है, ए एक्स वाई ए को बेच रहा है, तो वो सीजीएसटी चार्ज करेगा, जैसे चार्ज करते हुए उसने दिखा दिया 900 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर मान लीजिए ए एक बंदा है, उसने उसे बेचा, उसने उसने जो प्रोडक्ट बेचा वो बी को बेचा, वो बेचा उसने स्टेट टू में। हाँ, तो उसने ए ने बी को बेचा, लेकिन बी जो है सेकंड स्टेट में रहता है, तो आईजीएसटी चार्ज करेगा, ए बी से चार्ज करेगा आईजीएसटी, और इतना पैसा चार्ज करा और इतना पैसा ले लेगा। अब बात आती है कि देखो, अब बात आती है कि जो गवर्नमेंट को जो जीएसटी पे करना है वो उसकी लायबिलिटी कितनी आएगी। देखो, इसने ऐसे सामान बेचा है, उसने यहाँ पे लिया आईजीएसटी, और पीछे जो उसने सामान खरीदा था वो खरीदा था कि भाई देखो, एक्स ने ए को बेचा था, तो ए के बाद जो इनपुट रखा हुआ है सीजीएसटी एसजीएसटी रखा हुआ है, और आउटपुट जो गवर्नमेंट को पे करना है वो रखा हुआ है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी सीजीएसटी से माइनस हो जाता है। तो आप 2,160 रुपए उसे गवर्नमेंट को पे करने हैं आईजीएसटी ए को, लेकिन उसने पीछे टैक्स दिया था उसे क्रेडिट ले लिया, उसका 900 रुपए क्रेडिट ले लिया, और 360 रुपए उसके बाद आईजीएसटी आया, उसने उसे पे कर दिया। ये इसका तरीका होता है, ऐसे करने का तरीका।
ठीक है, एक केस और उन्होंने दिया कि बी ने एक सी को बेचा सेम स्टेट में, 120% का मार्जिन जोड़ा, तो ये सामान 12,000 रुपए का सामान था, 120% जोड़ा और उसमें सीजीएसटी चार्ज कर दिया, क्योंकि विद इन स्टेट वाली बात है। तो यहाँ पर बात है ये, अब पीछे अगर मान लीजिए आईजीएसटी रखा हुआ होता, पीछे क्या रखा होता, आईजीएसटी रखा हुआ होता क्रेडिट में, तो आईजीएसटी कितना रखा हुआ था हमारे पास पीछे, ये 2,160 रुपए का आईजीएसटी, मतलब मान लीजिए देखो ये ए ने बी को बेच दिया था ना, अब बी बेच रहा है आगे, जब बी ने सी को बेचा तो बी ने विद इन स्टेट बेचा, तो उसने क्या बचा, उसने चार्ज करा सीजीएसटी एसजीएसटी। तो अब जो बी के पास जिम्मेदारी है वो है सीजीएसटी एसजीएसटी पे करने की, लेकिन उसने पीछे जो उसके पास क्रेडिट रखा हुआ वो आईजीएसटी रखा हुआ है, क्योंकि जब उसने ए से खरीदा था तो उसके बाद आईजीएसटी रखा हुआ था कितना, 2,160 रुपए। तो पहले तो वो क्या करेगा, सीजीएसटी से माइनस करेगा जितना भी उससे बेनिफिट, क्योंकि 2,160 रुपए रखा हुआ है, तो 1,290 रुपए 1,296 रुपए तो सीजीएसटी से माइनस कर लिए। अब सीजीएसटी कुछ पे नहीं करना, अभी भी आईजीएसटी बचा हुआ है कितना, 864, तो वो एसजीएसटी से माइनस करा, और बी के ऊपर जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट को जमा करने की 432 रुपीज आई गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने की। हेलो, समझ में आया ये, समझ में ये चीजें? हेलो, यस सर। यस सर। इसके बाद है हमारा जीएसटी पोर्टल, एक जीएसटी कॉमन पोर्टल है। ये बेसिकली क्या है कि जिस जगह पे देखो क्या होगा, हम भी अब जब जीएसटी किसी को जमा करेंगे, पहले क्या होता था, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, वहां पे जाकर के आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी, बहुत सारी दिक्कतें होती थी, चालान जमा करना। अब आपका सारा काम ना ऑनलाइन हो गया है, तो आपको एक पोर्टल दिया गया है। पोर्टल मतलब जैसे जीमेल होता है ना, जीमेल अकाउंट होता है, उसमें आप ओपन करते हो, फिर उसके बाद आप किसी को मेल करना है, कोई भी मेल आई हुई है, वो सारे हिसाब किताब उसमें मिल जाता है। उसी तरीके से आपका जीएसटी से रिलेटेड जितने भी सारी चीजें होंगी वो सारे आपको एक पोर्टल के अंदर मिल जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उसे आप खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जीएसटी जमा करा है कि नहीं करा है, कितना जमा करा है, कितना आपके पास पेंडिंग आ रहा है, कितना पेबल आ रहा है, कितना आपने परचेज करी, कितनी सेल करी, वो सारी डिटेल आप अपना आप भी देख सकते हो। तो वो आपका क्या दिखेगा, GST.gov.in एक कॉमन पोर्टल है, इसमें जाकर आप खोल के देख सकते हो। ठीक है, ये इसका पोर्टल का डिस्क्रिप्शन है। एक चीज है जीएसपी एएसपी, ये सुना हुआ है किसी ने, जीएसपी एएसपी क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है जीएसपी क्या होता है? नो सर। देखो बेसिकली होता क्या था कि जैसे जीएसटी सुविधा केंद्र, हाँ नहीं, सुविधा तो केंद्र उनको तो वो तो अलग हो गए, अब तो जो उनको प्रोवाइड करते हैं उनको जीएसटी बोलते हैं। जीएसपी किसे बोलते हैं? जो कि जीएसटी सुविधा केंद्र देते हैं, जो कि गवर्नमेंट अथॉराइज होते हैं। नहीं, जीएसपी वो नहीं होते। देखो क्या हुआ था, जब जैसे मान लीजिए अभी जैसे क्या होता है, हम जैसे इंटरनेट पे कोई भी सामान इधर से, भाई मैं अपनी सामान अपने पोर्टल को वो कर रहा हूँ, क्या नाम उसका, अपलोड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, एक ना पहले क्या करना है, जीएसटीएन बनाया गया। जीएसटीएन क्या होता है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, एक कंपनी बनाई गई, एक कंपनी बनाएगी आईटी। जब जीएसटी आया था तो उन्होंने कहा यार आईटी, क्योंकि देखो सब कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है ना, आईटी के थ्रू हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, मेरे को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए था, तो उसके लिए एक कंपनी बनाएगी। जीएसटी हैज सेलेक्टेड सर्टेन आईटी। जीएसटी एक कंपनी है, जो कंपनी ने डिजाइन करी, गवर्नमेंट ने डिजाइन करी कि भाई एक जीएसटी एन कंपनी बनेगी, जिसने कुछ आईटी कंपनी को हायर करा, कुछ आईटी कंपनी को हायर करा जो हमारे लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगा। समझ में आया? आईटीएस एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज टू कॉल्ड एज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहलाते हैं। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इन्फोसिस वगैरह है, ये हमारे कुछ लोगों ने ना, हमने क्या करा था, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, आप लोग कौन कौन टेंडर, तो उसमें से बहुत सारी कंपनी ने अप्लाई करा कि भैया हम हैंडल कर लेंगे इसे, हम हैंडल कर लेंगे। तो कुछ कंपनी को उसमें सेलेक्टेड कंपनी को हायर कर दिया गया कि आप हमारे आईटी की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे, तो वो हमारे कहला रहे हैं जीएसपी। क्या कहला रहे हैं? जीएसपी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसपी डेवलप्स एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद जीएसटीएन, मतलब वो एप्लीकेशन बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जिसके थ्रू जो हम हैं, जैसे हम मेरे को कोई चीज अपलोड करनी है तो वो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पेयर है वो इंटरैक्ट कर सके जीएसटी कंपनी के साथ। बात समझ में? द फैसिलिटीज facilitate the taxpayer in uploading invoice as well as the filing of return and act as single stop shop for GST
रिलेटेड सर्विसेज मतलब जो हमारे को हेल्प फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हमारी इनवॉइस जहां पे अपलोड कर कैसे अपलोड होगी, फाइल रिटर्न फाइल करना, ये सारी चीजें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है वो जीएसपी प्रोवाइड कर रहा है. दे कस्टमाइज प्रोडक्ट दैट एड्रेस द need of different segment of users. GSP makes the help of the application services provider who act as a link between the taxpayer and GSP. मतलब क्या है, देखो बेसिकली क्या है, एक इसमें ASP भी है. ASP क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर. बेसिकली होता क्या है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझना, जैसे पंप हाउस है. अब मान लीजिए मैं यहां से मतलब मान लीजिए पानी हमारे घर में आता है, तो पानी आ रहा है पंप हाउस से. तो पंप हाउस हमारे मतलब मैंने यहाँ से पानी उन्होंने यहाँ से पहुंचाया और मेरे पास पहुंच गया. तो उन्होंने क्या करा, वो क्या हो गया, हमारे जीएसपी हो गए, जो पंप हाउस हो गए, जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे को कि भाई जहां से हमारा पानी प्रोवाइड हमारे को हो रहा है, मेरे पास पहुंच जा रहा है, वो हमारे क्या हो गए, जीएसपी हो गए. पाइपलाइन, जो बीच में पाइपलाइन है, जो पाइप हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारा एएसपी हो गया. मतलब क्या हुआ, जैसे क्या होता है, जब पंप हाउस में पानी होता है तो उसमें बहुत गंदा भी होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो हमारे को चाहिए कि नहीं पानी के अंदर वो चीज नहीं आनी चाहिए. तो उसके बीच में ना एक फिल्टर लगता है, फिल्टर से पानी साफ होता है, उसके बाद जाकर के वो हमारे को मिलता है. तो जो फिल्टर है वो है एएसपी. एएसपी मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई डेटा अपलोड करा, तो मेरे पास जैसे मान लीजिए मैंने टैली में एक डेटा बनाया, तो डेटा बनाते हुए बहुत सारी चीजें, देखो होता क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये चीजें मुझे बतानी है. लेकिन मैं जब रिटर्न फाइल बना रहा था तो मेरे पास तो बहुत सारी डिटेल थी. तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे इतनी सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आप थोड़ी सी डिटेल बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ वही बताओ बस. तो उस चीज में ढालने के लिए, मतलब जो मेरे पास डेटा है उसमें से कौन कौन सी चीजें गवर्नमेंट को चाहिए, उस चीज को उस लेवल पे ले जाने के लिए एएसपी की जरूरत पड़ती है. जैसे टैली भी एक एएसपी है, मतलब एप्लीकेशन है, जिसमें हम जब आप जीएसटी एक्सपोर्ट करते हो तो वही डिटेल निकल कर आती है जो गवर्नमेंट को चाहिए. तो वो एप्लीकेशन है जो हमारे लिंक बनाती है टैक्स पेयर और जीएसपी के बीच में. टैक्स पेयर और जो टैक्स पे कर रहा है और जीएसपी मतलब जो डेटा उसके थ्रू जाएगा, उसके बीच में जो एप्लीकेशन है वो जो काम कर रही है हमारे डेटा को डिजाइन करने की, वो है एएसपी. समझ में आया? हेलो, यस सर. ठीक है. जीएसपी क्या होगी, कंपनी जो हमारा डिजाइन करके दे रही है, और एएसपी क्या हो गया, एप्लीकेशन होगी, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, जो हमारे को एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं कि भैया इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने डेटा को ट्रेवल करवा सकते हो. ठीक है ना, टैक्स पेयर से जीएसपी की तरफ. उसके बाद कंपनसेशन सेस, ये तो हमें पता ही है कंपनसेशन सेस वो होता है. जीएसटी कंपनसेशन सेस एट स्पेसिफाइड हैज बीन इम्पोज्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम ऑन डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, तंबाकू, ठीक है ना, aerated waters, motors cars, etc. Computed on value of the tax supplies. Compensation cess is relevant on intrastate supplies and interstate supplies, with a view of providing for compensating to the state for the loss of revenue arising on the account of implementation of GST. देखो हो क्या रहा था, जब जीएसटी आ रहा था ना, तो उसमें क्या हो रहा था, गवर्नमेंट ने कहा कि यार हमें तो नुकसान होगा. स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोल रही थी कि सर हमें तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वैट हट जाएगा तो हमारी रेवेन्यू में से हमारा रेवेन्यू का जो हमारी रेवेन्यू आती थी वो कम हो जाएगी. तो उसे कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम ना क्या करेंगे, एक कंपनसेटरी सेस लगाएंगे, जो भी उससे कमाई होगी वो आपके स्टेट को रेवेन्यू चली जाएगी. वो कंपनसेटरी सेट किस पे लगाया गया, पान मसाला, तंबाकू, ठीक है ना, मोटर कार, इन पे जो सेस लगाया गया वो इसलिए लगाया गया कि कोई भी इंटरस्टेट या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगी तो जो भी लॉस हो रहा है रेवेन्यू में स्टेट के, उसकी भरपाई करने के लिए ये वाला कंपनसेशन सेस लगाया जाता है. तो वो उस पे लगेगा और जो उसकी कमाई होगी उसको कंपनसेट किया जाएगा स्टेट को. ठीक है. जीएसटी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हमें पता है. जीएसटी लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, देखो जीएसटी हर चीज पे लगता है, लेकिन किसको छोड़ करके, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो अल्कोहल है उस पे जीएसटी नहीं लगता. पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगता, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैसेस, इन पे जीएसटी नहीं लगता. अल्कोहल लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन is outside the realm of the GST. The manufacture production of the alcohol liquor continue to be subjected to be state excise duty. मतलब अभी भी जो अल्कोहल है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर जब भी सामान बेचेगा तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो पहले लगती थी वैसी लगेगी. और अगर विद इन स्टेट सामान बेचोगे तो वैट लगेगा, और आउटसाइड द स्टेट सामान बेचोगे तो सीएसटी लगेगा. वो वैसे ही लगेगा जैसे पहले हुआ करता था. इसी तरीके से पेट्रोल का भी है.
पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट जो मैंने बताए हैं, इन प्रोडक्टों पे भी जीएसटी नहीं लगा गया, ये बाहर रखा गया। लेकिन इसमें एक लाइन लिख दी गई है, देखो ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है इसमें, GST will be levied on these products from the date to be notified on the recommendation of the GST council। मतलब लिख दिया गया कानून में कि किसी दिन से भी इन चीजों पे भी, प्रोडक्ट पे भी जीएसटी लग सकता है, नोटिफाइड हो सकता है। तो बोला गया है इन पे अभी ये भी आउट है, इनके ऊपर वही लगेगा जो पहले लगता था, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी और ट्रेडिंग के लेवल पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, सीएसटी और वैट लगेगा। तंबाकू प्रोडक्ट क्या है? तंबाकू प्रोडक्ट इज विद इन द प्रीव्यू जीएसटी, जीएसटी के दायरे के अंदर आते हैं, लेकिन दैट इज जीएसटी इज लेविड ऑन टबाको, टबाको प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है। हाउ अ यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन टबाको एंड टबाको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। मतलब क्या, इसके ऊपर जीएसटी तो लगेगा, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इस पे हम एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हो तो उस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। तंबाकू इज सब्जेक्ट टू बी जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब उस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। तो ये वाली चीज थी। दूसरी बात है, फर्दर रियल एस्टेट एक्ट हैज बीन केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जीएसटी, दैट इज जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन द सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हो, रियल एस्टेट वाली प्रॉपर्टी कोई बेच रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आते हैं। ये बड़े क्लियर बात है। जीएसटी आने के बाद जो सेंट्रल टैक्स थे, जो पहले सेंट्रल टैक्स थे, वो अब क्या हुआ, वो मर्ज होकर के जीएसटी के अंदर हो गए। कौन कौन से? एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीबीडी, एसईडी, ठीक है ना, सीएसटी, सेंट्रल सरचार्ज सेसेस इन ऑल सो फॉर एज दे रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे सेंट्रल टैक्स हुआ करते थे, जो आपके अब जीएसटी आने के बाद ये खत्म हो गए और किसमें ऐड हो गए? जीएसटी में। स्टेट वाले भी सिंपल सी बात है, वैट, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फार फॉर द एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे टैक्स खत्म हो गए। टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये सारे जो टैक्स खत्म हो गए, सारे टैक्स जुड़ के किसमें हो गए? जीएसटी में आ गए, जीएसटी के दायरे के अंदर। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इकोनॉमी बेनिफिट करिए। इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट हुआ? क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। पहले क्या होता था, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट लग रहे। यहाँ पर किसी शर्ट पे लग रहा है 5%, तो मान लीजिए दिल्ली में गए तो उस प्रोडक्ट पे लग रहा है 12%, तो अलग अलग था। तो अब यूनिफाइड मार्केट होगी, सबके लिए एक मार्केट है, तो उस पर काम कर सकते हैं। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, मतलब इंडिया को मेजर बूस्ट मिला है, ठीक है ना। गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव नेशनल कंपटीशन जो होगा वो अपना अच्छे लेवल पे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। पहले क्या होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। पहले वैट का भी पता नहीं किस चीज पे वैट लग रहा है, किस पे सीएसटी लग रहा है, कब ऐसा समझ में नहीं आता था। अब सिंपल हो गया, अब सिंपल आप बिजनेस करो, उसमें आपको इजी टू डूइंग बिजनेस हो गया, ठीक है। सर्टेनिटी टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पहले कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। पहले क्या था, अलग अलग गुड्स पे अलग अलग चीजों के बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ता था, अब जो है एक ही बारे में पता चल जाएगा। कंप्लायंसेस बहुत आसान हो गई है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है क्योंकि आईटी स्ट्रक्चर मिल गया है। तो उससे क्या हुआ है, अब अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें, परचेज आपने बिल डाले वो अपने आप ही चढ़ गए और आईटी के अकॉर्डिंगली, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली आपकी सेल परचेज चढ़ जाती है। ट्रेड में आसानी हो गई। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिले हैं। इसके बाद हम आज बात करेंगे, तो थोड़ा सा बात करेंगे डेफिनेशंस के ऊपर। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास है आपकी। कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये देखते हैं, सेक्शन 2 जो है हमारा जीएसटी का, वो हमें डेफिनेशन बताता है सारी सारी जीएसटी की। एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर, तो एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, exempt supplies, export of goods and services, and interstate supply of person having the same pen to be computed on all India basis, excluding tax if any charge under the CGST, SGST Act and the IGST Act as the case may be। मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का बोला, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर, हमने बोला ना एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो इसको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो उस एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सारी चीजें आ जाएगी। आप जो भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसे, जो भी आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी है उसे जोड़ लो, जो आपने एक्सपोर्ट करा उसे जोड़ लो, आपने जो स्टेट के बाहर सामान बेचा वो जोड़ लो,
और एक ही पैन नंबर पे जितनी जगहों पे भी सेल हो रही है उन सभी सेलों को जोड़ लो। इसमें एक्सक्लूड करना वो चीज जो सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं या आईजीएसटी एक्ट के अंदर नहीं आते, उन्हें एक्सक्लूड कर लो। वो उन सारी सेलों को जोड़ करके जो वैल्यू आएगी वो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कहलाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई on which tax is payable by the person or reverse charge basis and the value of inward supply। मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर वो सेल नहीं आती है या वो सप्लाई नहीं आती है जो इनवर्ड सप्लाई होती है। मतलब आपने जो सामान खरीदा और वो खरीदने के ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी वो आप ही के ऊपर आ गई। आपने कोई सामान खरीदा और उसका टैक्स आप ही को जमा करना है, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नॉर्मल तो केस ये होता है ना, नॉर्मल केस ये होता है कि भैया मैंने किसी से सामान खरीदा, मैंने उसे पैसे दे दिए, अब गवर्नमेंट को टैक्स वही जमा करेगा जो सेलर है। लेकिन रिवर्स चार्ज में उल्टा हो जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जब आपके पास आपने कोई सामान खरीदा और आपने टैक्स अपने पास रख लिया, बाकी पेमेंट उसको कर दी और टैक्स की लायबिलिटी आप ही के ऊपर है गवर्नमेंट को जमा करने की। तो उस तरीके की परचेज, उस तरीके की इनवर्ड सप्लाई जो होगी वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने दे रखा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में। हरियाणा में मान लीजिए केस 1 है। केस 1 क्या बोल रहा है, आपने हरियाणा में टैक्सेबल सप्लाई करी 5 लाख, एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी 20 लाख, दोनों करिए तो टोटल आपकी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी कहलाएगी। आपने गुजरात में सेल करी है 2। ये शो नहीं हो रहा। अच्छा एक बार फिर से देख लो। फिर आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, देखो फिर से देख लो। एग्रीगेट टर्नओवर मैंने एक बार पढ़ी थी, फिर से पढ़ लेता हूं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, exempted supply, export of goods and or services and interstate supply of a person having the same PAN to be computed on all India basis excluding taxes if any changes under the CGST Act, SGST Act and the IGST Act as the case may be। मतलब क्या वो कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। एग्रीगेट टर्नओवर वो टर्नओवर होती है आपकी जिसके अंदर सारी टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड होगी। आपने जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई बेची है वो भी उसमें इंक्लूड होगी, एक्सपोर्ट करा है वो भी इंक्लूड होगा, बाहर आपने इंटरस्टेट सप्लाई ट्रक करी है वो भी इंक्लूड होगी, और सेम पैन नंबर पे जहां जहां आपने सामान बेचा है वो सारी सामान सेल जो होगी वो ऐड होगी। इसमें वो चीज एक्सक्लूड कर लेना जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट में नहीं आ रही। दूसरा एक्सप्लेनेशन में एक चीज दे रखी थी कि एग्रीगेट टर्नओवर में वो चीज भी इंक्लूड नहीं होगी जो आपने सामान खरीदा और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर आ होगी, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो वो वाली सप्लाई भी आपकी उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। फिर इसका एक क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने कि मान लीजिए आपका हरियाणा में बिजनेस है, गुजरात में, दिल्ली में। आपने टैक्सेबल सप्लाई करी 5 लाख रुपए हरियाणा में, एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी 50 लाख रुपए हरियाणा में, तो टोटल यहाँ पे सेल होगी 30 लाख। गुजरात में सेल करी 2 लाख और 1 लाख रुपए यहाँ पे। तो एग्रीगेट टर्नओवर, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कंपनी की एग्रीगेट टर्नओवर कितनी है, तो आप ये बताओगे 30 लाख या सिर्फ 2, मतलब आप ये बोलोगे हरियाणा की 30 लाख, गुजरात की 2 लाख, दिल्ली की 1 लाख, ऐसे बोलोगे या टोटल मिला के बोलोगे? तो हमें बोलना है टोटल मिला के, क्योंकि सेम पैन नंबर पे तीनों जगह पे बिजनेस चल रहा है, सेम पैन नंबर पे, क्योंकि ब्रांचेज होंगी अलग अलग जगह पे। तो हम एग्रीगेट टर्नओवर हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या, 33 लाख रुपए की आपकी एग्रीगेट टर्नओवर। ठीक है। केस 2, जैसे मान लीजिए तीनों जगहों पे, इस जगह पे हरियाणा में 5 लाख की सेल हुई टैक्सेबल सप्लाई, एक्सपोर्ट कुछ हुआ नहीं है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी कुछ नहीं है। गुजरात में ये है और दिल्ली में भी हमारी सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, उसके अलावा कुछ और है नहीं। तो हम जो अगर टोटल करके देखें तो 5, 6, 7 और 10, 20 और 22 लाख रुपए की पूरी एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 22 लाख रुपए की एग्रीगेट टर्नओवर है हमारी। केस 3 क्या है, केस 3 में मान लीजिए टैक्सेबल सप्लाई जो है हमारी, इस जगह पे टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं है और नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं है, सिर्फ एक्सपोर्ट है। यहाँ पर सिर्फ हमारी नील है, यहाँ पर 10 लाख की ये सेल है और यहाँ पे नील है, बाकी सब जगह पे नील है। तो अगर हमसे कोई एग्रीगेट टर्नओवर पूछता है तो हम बोलेंगे 10 + 15 25 लाख। तो हमारी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर कितनी होगी, 25 लाख रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, बिजनेस हमारा क्या होता है जीएसटी के दायरे में। अगर जीएसटी के उसमें डेफिनेशन, देखो हर चीज की डेफिनेशन है। गवर्नमेंट ने ऐसे नहीं कि बिजनेस से चलो बोल दिया तो कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि भैया बिजनेस का मतलब ये होगा। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या है, देखो बिजनेस का मतलब है एनी ट्रेड। अगर मैं एक्टिविटी के बाद अकॉर्डिंगली बात करूं कि इस तरीके की अगर एक्टिविटी आपके उसमें हो रही है
बिजनेस में, तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हो तो उसे हम बिजनेस कहेंगे। क्या कहेंगे? एनी ट्रेड, अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी कॉमर्स कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, वोकेशन कर रहे हो, एडवेंचर्स कर रहे हो, वेजर्स कर रहे हो, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, वो हमारी बिजनेस कहलाएगी। एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इंसिडेंटल और एंसिलरी ऑफ अबव, मतलब जैसे आप कोरियर चार्ज, कोरियर वगैरह करवाते हो, वो वाली ट्रांजेक्शन भी करो तो वो भी, वो वाली एक्टिविटी भी हमारी क्या होगी? बिजनेस होगी। सप्लाई ऑफ acquiring of capital assets or services in connection with the commencement of the closure of the business, कोई भी आप कैपिटल एसेट वगैरह खरीदो, ये सब चीजें क्या हुई? हमारी सब बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट हुई। एक्टिविटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है, कुछ उसके अंदर चल रहा है, वो भी हमारा बिजनेस कहलाएगा। फीचर्स, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो कोई भी पेक्यूनरी बेनिफिट्स हमारे को हो रहे हैं, पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब पैसे से रिलेटेड कोई बेनिफिट हमारे पास हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? बिजनेस से रिलेटेड होगा। ठीक है ना? ये हमारे स्पेशल कवरेज, क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, कोई भी ऐसी चीज होगी, प्रोवाइडिंग एडमिशन फॉर द कंसेशन, हॉस्टल, एजुकेशन, ये सारी चीजें हमारी क्या है? ये सारी चीजें हमारी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट आ जाएंगी, बिजनेस के पार्ट आ जाएगी, जिससे बिजनेस की डेफिनेशन बता दी। मतलब उन्होंने एक इनॉल बोल दिया, ये वाली सारी चीजें होंगी तो आप बिजनेस बोल सकते हो। इसके बाद है बिजनेस वर्टिकल। बिजनेस वर्टिकल का कभी भी अगर मैं बोलूंगा बिजनेस वर्टिकल अगर सुनने के लिए आएगा तो क्या मतलब है? बिजनेस वर्टिकल मींस अ distinguishable component of an enterprises that is engaged in the supply of individual goods or services or a group of related goods or services which are subject to risk and return that are different from those of other business vertical। मतलब क्या है बिजनेस वर्टिकल? क्या होता है? जैसे मान लीजिए मेरे दो काम चल रहे हैं, मेरा एक जूतों का काम भी है और मेरा कपड़ों का काम भी है, तो दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग चीजें हैं, तो दो वर्टिकल हो गए मेरे। ठीक है ना? एक शूज का काम चल रहा है और एक कपड़ों का गारमेंट्स का काम चल रहा है, तो ये हो गया हमारे इस तरीके से बिजनेस वर्टिकल की बात होगी, जो बिल्कुल डिस्टिंग्विश कंपोनेंट होंगे अपन दोनों, तो वो काम कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अगर बात करें, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज फैक्टर दैट शुड बी कंसीडर्ड डिटरमाइन वेदर गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड द नेचर ऑफ द गुड्स, उनका अलग है, प्रोडक्शन प्रोसेस अलग है, कोई भी चीज ऐसी नजर आ जाए वो हमारा बिजनेस वर्टिकल कहलाएगा। कैपिटल गुड्स, हमें कैपिटल गुड्स के बारे में पता है, वो हमारी एसेट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने जो भी चीजें आपने अपनी बुक में बैलेंस शीट में दिखा दी है एसेट साइड में, तो वो हमारी कैपिटल गुड्स है। ठीक है? कैपिटल गुड्स मींस द वैल्यू ऑफ व्हिच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस भी गुड्स को आपने कैपिटलाइज कर दिया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑफ द पर्सन ऑफ क्लेमिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट and which are used in intended to use for the, मतलब जिस एसेट को आपने खरीदा और आपने उसे कैपिटलाइज कर दिया अपनी बुक में, और उस एसेट को आप अपने बिजनेस में फर्दरनेस ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल करोगे, तो वो हमारी क्या होगी? कैपिटल गुड्स होगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? सुना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? जैसे मान लीजिए दिल्ली में ना फेयर लगा, एक दिल्ली में फेयर लगा, तो यहाँ से क्या होता है, लोग बहुत सारे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे अलग अलग फेयरों में जाते हैं और वहां पे जाके थोड़ा दिन तक काम किया, उसके बाद दूसरी जगह लगा, वहां पे चले गए। मान लीजिए यहाँ से दरिया बेचने वाले, या फिर जो जैसे कुछ सामान जो चटाई वगैरह होती है वो बेचने के लिए जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है, तो वहां पे जाके फेयर में लगाते हैं अपने स्टॉल, फिर कुछ टाइम तक वहां पे काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उन लोगों को जो बोला जाता है, उन लोगों को बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or services, or both in the course of furtherance of business, whether as a principal agent or in any other capacity in the state or union territory, whereas he has no fixed place of the business। मतलब उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, वो आज यहाँ पे काम करेंगे, कुछ दिनों के बाद वहां से वहां चले जाएंगे। मतलब मान लीजिए उनके पास कोई थोड़ी सी ज्वेलरी है, वो यहाँ से पहले यहाँ पे बेचते हैं, फिर किसी फेयर में चले जाते हैं, वहां पे जाकर काम करा 2 महीने, फिर वहां से कहीं और चले गए, तो उनका कोई फिक्स स्पेस नहीं होता, तो उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया? पूछूंगा ये? हेलो? यस सर। यस सर। देन उसके बाद है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है भाई? कंपोजिट सप्लाई क्या होती है? कंपोजिट सप्लाई होती है जैसे मान लीजिए जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के साथ मैंने ना लैपटॉप का बैग दे दिया आपको। क्या दे दिया? लैपटॉप के साथ लैपटॉप का बैग दे दिया। अब जब मैं बिल बनाऊंगा, तो मैं जीएसटी किसके ऊपर लगाऊं? मैं लैपटॉप के ऊपर लगाऊं या लैपटॉप के बैग के ऊपर, या दोनों पे अलग अलग जीएसटी लगेगा?
सर वही जीएसटी लगेगा जो लैपटॉप पे लग रहा है। बिल्कुल करेक्ट। क्यों लगेगा? देखो इसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि लैपटॉप का बैग जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लैपटॉप के ऊपर बिकने के लिए। जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को मिलाकर के बेच रहे होते हो और वो उसमें एक सप्लाई जो होती है वो प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिसकी वजह से वो सारी सप्लाई बिक रही है। लैपटॉप की वजह से ही लैपटॉप का बैग बिक रहा है, तो इसलिए इस सप्लाई को बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। तो हम ये नहीं करेंगे सप्लाई अलग अलग जीएसटी लगा रहे हैं, तो जो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई होगा वो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो लैपटॉप के ऊपर जो जीएसटी लगता है वही हम पूरे पैक के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, उसे बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलकर के बिक रहे होते हैं और उसमें एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है जिसकी वजह से सारी चीजें बिक रही होती है, तो जो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा वही बाकी चीज के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, देन उसके बाद कंसिडरेशन। हेलो, कुछ बोल रहे थे कोई? कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? any person, any payment made or to be made, whether on in many, otherwise in respect of in response to or in inducement of supply of goods or services, whether by recipient or by any other person, but shall not be included any subsidy given by the central government or state government। मतलब क्या है? वो कह रहे हैं कोई भी कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट, पैसा मिल रहा है या किसी और वे में अगर कोई भी चीज मिल रही है, किसी भी आपने कुछ काम किया उसके बदले में कुछ भी मिल रहा है आपको, दैट इज कंसिडरेशन। लेकिन अगर आपको सब्सिडी, जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड करी है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एज अ कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन के कंडीशन में नहीं आएगा। तो ये हमारा कंसिडरेशन होता है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई, एक होती है कॉन्टिन्यूस सप्लाई। कॉन्टिन्यूस सप्लाई मतलब मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली और रिकरेंट बेसिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअसली दी जा रही है, कंटिन्यूअसली दी जा रही है। मतलब क्या, जैसे वायर है, केबल, आपके मान लीजिए आपके यहाँ केबल आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है ना कि आज मैंने आपको कोई प्रोडक्ट पहुंचाना था, पहुंचाया, खत्म हो गया। उसमें तो रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, आपको सप्लाई प्रोवाइड करी जा रही है, तो उस सप्लाई को बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई। जैसे मान लीजिए आपके पानी आ रहा है, तो नलके में जो पानी आ रहा है वो कंटिन्यूअस सप्लाई है, कंटिन्यूअसली सप्लाई प्रोवाइड करी जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई। ठीक है, पाइपलाइन, वायर, केबल के थ्रू जो आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ड। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में के थ्रू आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी सामान मंगाना है बाहर से, तो मींस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू आपको कोई भी ट्रांजेक्शंस मिल रही है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरे को कोई सामान मंगाना है, मैंने किसी फ्लिपकार्ट से सामान मंगा लिया, तो वो एक ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन हो गई, वो मेरे को इलेक्ट्रॉनिक वे में जो प्रोडक्ट है वो खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या हुए? जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है ना, अमेजोन हो गया, ये सारे क्या हुए हमारे? ये ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, जिसके थ्रू हमें ये सारी चीजें मिल रही है। मींस अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट एंड मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है हमारे को। एग्जेम्पशन सप्लाई कोई होगी? एग्जेम्पशन सप्लाई होगी मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ व्हिच अट्रैक्ट nil rate of tax or which may be wholly exempted from tax under the section 11। जो सप्लाई nil rate मतलब जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो वाली तरीके की सप्लाई जो होंगी वो हमारी क्या होंगी? एग्जेम्प्टेड होंगी, जो गवर्नमेंट ने माफ कर दी कि बस फुल्ली एग्जेम्प्टेड कर दी कि इनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है ना। इसमें हमें ये बोला गया एग्जेम्प्टेड सप्लाई कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ सप्लाई। 3 तरह की सप्लाई हो सकती है एग्जेम्प्टेड में। एक हो सकती है सप्लाई टैक्सेस एट अ निल रेट, जो निल रेट पे लग रही है। सप्लाई टैक्स आर होली और पार्टली एग्जेम्प्टेड, मतलब या तो पूरी तरीके से माफ है या पार्टली माफ है। ठीक है, नॉट टैक्सेबल सप्लाई डिफाइंड अंडर सेक्शन दिस, सप्लाईज दैट आर नॉट टैक्सेबल अंडर दिस एक्ट, जो दायरे के अंदर ही नहीं आते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई शैल बी एक्सपोर्ट which not to be treated as supply of nil rate। मतलब जीरो रेट सप्लाई अगर कभी बात करी जाएगी तो उसका मतलब है एक्सपोर्ट। आप जो गवर्नमेंट ने कहा है जब भी कोई एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट करो भर के, उस पर निल रेट लग रहा है, कोई भी सामान कोई भी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। इनपुट टैक्स रेट attributable to exempted supply which not be available for the realization of set off। सर एक क्वेश्चन था सर, जीरो रेट, एग्जेम्प्टेड और निल रेट में डिफरेंस क्या है?
देखो Zero nil और- जीरो रेट तो आपका एक्सपोर्ट हो गया, जो आपने एक्सपोर्ट करते हो ना, Yes, sir. तो एक्सपोर्ट पे 0% लगता है, मतलब जीरो रेटेड है वो, ठीक है ना। उस पे गवर्नमेंट ने बोला है। नील रेटेड होगी आपकी जिसमें टैक्स लग ही नहीं रहा है, जो एग्जेम्प्टेड का पार्ट है। देखो इसमें यहाँ पे खुद उन्होंने बताया, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग थ्री, नील रेटेड टैक्स, जिसपे नील रेट रख रहा है, कोई टैक्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ जी। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या, गवर्नमेंट ने उसमें माफी कर दिया, उसको कोई मतलब वो तो डायरेक्ट जीएसटी के अंदर आ रहा है, लेकिन उसको वो माफ कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फिक्स एस्टैब्लिशमेंट क्या है? फिक्स एस्टैब्लिशमेंट जहां से आपका कारोबार चल रहा है। जैसे कभी मैं बोलूंगा कि मान लीजिए जैसे आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस कहां से चल रहा है, जहां से मीटिंग हो रही है, जहां से रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, वो आपकी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट कहलाएगी। जहां से आपका कारोबार चल रहा है उसे हम बोलेंगे फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, मींस अ प्लेस which is characterized by the sufficient degree of preeminence and suitable structure in terms of human and technical resources to be supply of services। जहां से वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे वो बैठा हुआ है, जहां पे उसने किया है, उसे हम फिक्स सर्विसेज बोलते हैं। गुड्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड्स मींस एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो मूव कर सकती है प्रॉपर्टी, उसे हम गुड्स बोलेंगे। अदर देन मनी, कि पैसा भी तो, क्योंकि वो भी तो होता है सॉलिड फॉर्म में, मूवेबल होता है, उसे हम पैसे को क्या बोलेंगे? गुड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी किसी ने पैसे बेच दिए किसी को तो हम बोलेंगे भाई ये भी सप्लाई होगी, सेल हो गई। एंड सिक्योरिटी, other than money and security, but including actional claim, growing crops, grass and things attract to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under the contract of supply। मतलब क्या है? पैसे और सिक्योरिटी को छोड़ करके बाकी सब चीजें हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? हमारी गुड्स होंगी। ऑक्शनल क्लेम हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स भी हो गए, ग्रास हो गए। अगर क्रॉप्स को भी बेचा जा रहा है तो वो भी हमारा क्या होगा? सप्लाई के कंडीशन में आएगा। The word but include is exclusion बताया जी हमने। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या होता है? ये हम लोग बताएंगे कल आपको, ठीक है। ये वाला कल करेंगे, ISD जो होगा डेफिनेशन हम कल करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे लेवी एंड कलेक्शन। तो आज तो हम इतना ही करेंगे।